नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका फिल्मी गुरु अरुण नागर गुर्जर। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के बहुत महान डायरेक्टर बी आर चोपड़ा साहब के बारे में। बी आर चोपड़ा साहब यश चोपड़ा साहब के बड़े भाई हैं। इन्होंने महाभारत टीवी सीरियल बनाया था, आपको याद होगा। लेकिन उसके अलावा महाभारत से पहले ये बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्में बना चुके हैं और जितने भी महान डायरेक्टर आज तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं उनमें बी आर चोपड़ा साहब का नाम भी बड़ी शिद्दत के साथ लिया जाता है। बात करें बी आर चोपड़ा साहब यानी कि बलदेव राज चोपड़ा साहब की, तो इनका जन्म 22 अप्रैल सन 1914 को हुआ था। बी आर चोपड़ा साहब ने इंग्लिश लिटरेचर में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया था। साल 1951 में फिल्म अफसाना के जरिए इन्होंने अपना निर्देशन का जो डेब्यू है वो हिंदी सिनेमा में किया था। इसके बाद चोपड़ा साहब ने बॉलीवुड को एक से एक बढ़कर ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी एक बहुत ख़ास फिल्म के बारे में जिसका नाम है नया दौर। सन 1957 में ये फिल्म आई थी और आते ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार और वैजंती माला और अजीत, इन तीनों ने बहुत गजब का किरदार निभाया था। आपको एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि नया दौर का कॉन्सेप्ट ही लगान फिल्म में आमिर खान ने यहाँ से उठाया था। आप नया दौर फिल्म को देखिएगा और लगान फिल्म को देखिएगा, उसमें दोनों कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सेम है। जैसे गाँव की पृष्ठभूमि है दोनों ही फिल्मों में। दिलीप कुमार और वैजंती माला एक दूसरे से प्रेम करते हैं, साथ ही अजीत जो है वो वैजंती माला से प्रेम करता है। वैसे ही लगान फिल्म में आमिर खान और ग्रेसी सिंह एक दूसरे से प्रेम करते हैं और यशपाल शर्मा भी ग्रेसी सिंह से प्रेम करता है। वैसे ही नया दौर फिल्म में अजीत, एक कंपटीशन होता है और अजीत जो है वो गद्दारी कर देता है, लेकिन बाद में अजीत दिलीप कुमार साहब का साथ देता है। सेम कॉन्सेप्ट लगान फिल्म में था। यशपाल शर्मा पहले तो आमिर खान के साथ गद्दारी करता है, लेकिन जब उसके ज़मीर को झकझोरा जाता है तो वो आमिर खान का वापस साथ देने को राज़ी हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट चल रहा था। नया दौर फिल्म में शर्त लगती है और उस शर्त में घोड़ा गाड़ी और मोटर कार की एक रेस दिखाई जाती है। सबको लगता है कि मोटर कार जीत जाएगी, लेकिन फाइनली जीतता कौन है? घोड़ा गाड़ी। वैसे ही लगान फिल्म में जो अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी टीम थी, सबको लगता है कि वही जीतेगी, लेकिन जीतता कौन है? नए नवेले जो क्रिकेटर बनते हैं आमिर खान की जो लगान टीम थी वो जीतते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट था, सिर्फ उसमें अंग्रेज़ दिखा दिया और इसमें अपना देसी तड़का दिखाया था। तो सेम कॉन्सेप्ट पे दोनों फिल्में बनी थी। आज और बहुत सारी ख़ास बातें नया दौर फिल्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस फिल्म में दिलीप कुमार ने बहुत गजब का अभिनय किया, लेकिन जब दिलीप कुमार को पहले ये फिल्म सुनाई गई थी तो दिलीप कुमार साहब ने इस फिल्म को नकार दिया था। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि न केवल ये फिल्म बनी बल्कि उस दौर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर ये फिल्म साबित हुई। फिल्म को दिलीप कुमार के करियर की बहुत खास फिल्म माना जाता है। 15 अगस्त सन 1957 को बॉलीवुड की ये बहुत खास फिल्म नया दौर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा जगत में सफलता के नए आयाम स्थापित किए थे। सन 1957 में ही मदर इंडिया फिल्म आई थी महबूब खान साहब की, जिसमें नरगिस जी थी, सुनील दत्त साहब थे, राजेंद्र कुमार, राजकुमार, ये सब थे। इतनी बड़ी कास्टिंग थी। उसके बाद नया दौर जब आई तो इसने भी बहुत बड़ी सफलता हासिल इस फिल्म इंडस्ट्री में की थी। लेकिन इस फिल्म को बनाने से पहले बी आर चोपड़ा साहब को बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ का सामना इस फिल्म के प्रति करना पड़ा था। दरअसल इस फिल्म की कहानी को लेकर जब बी आर चोपड़ा साहब दिलीप कुमार साहब से मिले तो दिलीप कुमार साहब ने इस फिल्म को सुना और सुन के इनकार कर दिया, क्योंकि सेम सब्जेक्ट पर ज्ञान मुखर्जी भी फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्होंने बतौर हीरो दिलीप कुमार साहब को साइन कर लिया था। और दिलीप कुमार साहब इतने चूजी हैं फिल्म को लेकर कि वो एक कॉन्सेप्ट पे दो फिल्में कभी नहीं करते, इसलिए उन्होंने बी आर चोपड़ा साहब को मना कर दिया था कि भाई सेम कॉन्सेप्ट मैं ज्ञान मुखर्जी की फिल्म में कर रहा हूँ, इसलिए आपकी फिल्म में नहीं करूँगा। अब दिलीप कुमार अगर किसी फिल्म के लिए मना कर दे तो जो डायरेक्टर होता है उसका हौसला वैसे ही टूट जाता है। अपने बी आर चोपड़ा साहब महबूब खान जिन्होंने मदर इंडिया बनाई थी उनसे जाकर मिले और उन्हें अपनी इस फिल्म की कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो। बी आर चोपड़ा साहब और ज़्यादा हताश और निराश हो गए। लेकिन कहते हैं कि जब किसी चीज़ को शिद्दत से हम चाहने लगते हैं तो वो भगवान उसको हमें ज़रूर दिलवाता है। और फिर ऐसी किस्मत ने पलटी मारी कि ज्ञान मुखर्जी साहब जो फिल्म बना रहे थे वो डिब्बा बंद हो गई। तो जब डिब्बा बंद हो गई तो दिलीप कुमार साहब ने बी आर चोपड़ा साहब से कहा कि यार मेरी वो फिल्म बंद हो गई है, तो सेम कॉन्सेप्ट पे आपकी फिल्म है, तो अगर आप चाहो तो उसको बना सकते हो, मैं उस फिल्म को करने के लिए राज़ी हूँ। अब बी आर चोपड़ा साहब की तो जैसे मन मांगी मुराद जो है वो पूरी हो गई हो, तो सबसे पहले दिलीप कुमार साहब को साइन किया और फटाफट इस फिल्म को बनाने में लग गए। और जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो इसने
5 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस उस ज़माने में किया था। साल 1957 में 5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी आप सोच सकते हो, तो सोच लीजिए। अब बात करते हैं इस फिल्म की कास्टिंग के बारे में। बी.आर. चोपड़ा साहब ने मधुबाला को दिलीप कुमार साहब के अपोजिट कास्ट किया था और इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो मध्य प्रदेश में होनी थी, ग्वालियर के क्षेत्र में। तो दोनों जो कास्ट है, दिलीप कुमार साहब और मधुबाला जी, उन दोनों को बता दिया गया था कि हम इस फिल्म की शूटिंग ग्वालियर में करेंगे। उनको साइनिंग अमाउंट देके साइन भी कर लिया था, लेकिन तभी मधुबाला के जो पिता है अताउल्ला खान, उन्होंने अपनी बेटी को ग्वालियर भेजने से मना कर दिया कि ये उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं रहेगा। बॉम्बे में अगर शूटिंग करना है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज हमारी बेटी जो है ग्वालियर नहीं जाएगी। तो जैसा कि मधुबाला जी के पिता चाहते थे कि बॉम्बे में ही शूटिंग हो, इस बात को अपने बी.आर. चोपड़ा साहब ने सिरे से नकार दिया कि नहीं, मेरी इस फिल्म को जब मैं साइन करा रहा था मधुबाला को, तो मैंने पहले क्लियर किया था कि हम इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में करेंगे। तो मेरी पूरी फिल्म की यूनिट वहाँ पर जाएगी और वहीं पर इस फिल्म की शूटिंग होगी। यहाँ बॉम्बे में मैं इस फिल्म की शूटिंग नहीं करूँगा। तो इस बात को लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। फाइनली फिल्म नया दौर से मधुबाला को निकाल दिया गया और उनकी जगह वैजंतीमाला को साइन किया गया। तो जब मधुबाला के पिता को ये बात पता चली कि वैजंतीमाला को फिल्म में ले लिया गया है, तो उन्होंने बी.आर. चोपड़ा साहब के ऊपर केस कर दिया और जवाब में काउंटर मुकदमा बी.आर. चोपड़ा साहब ने भी उन पर कर दिया। अब जब ये केस हुआ तो इस केस में मधुबाला और दिलीप कुमार का जो रिश्ता है, मैं आपको बता दूं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे उस दौर में, और उनका जो रिश्ता है वो इस केस में गेहूं के साथ घुन की तरह वो पिस गया। क्योंकि जब कोर्ट में केस दर्ज हुआ तो सुनवाई के लिए दिलीप कुमार साहब को भी वहां पर बुलाया गया। जज साहब ने दिलीप कुमार से पूछा कि आपका मधुबाला के साथ क्या रिश्ता है। तो दिलीप कुमार साहब ने जज साहब से क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। दिलीप कुमार साहब ने कहा, मैं इस औरत से बेपनाह मोहब्बत करता हूं जज साहब, और जब तक जीऊंगा मोहब्बत करता रहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार सार्वजनिक रूप से अपने प्यार को कबूल कर रहे थे तो उस वक्त मधुबाला दुनिया से अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रही थी। फाइनली कोर्ट ने मधुबाला और उनके पिता को दोषी माना। इसके बाद मधुबाला ने आरोप लगाया कि बी.आर. चोपड़ा का साथ देकर दिलीप कुमार ने उनके साथ धोखा किया है। ये सारा मामला होने के बाद उन दोनों का जो रिश्ता था वो भी टूट गया, जिसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। फिर कभी दिलीप कुमार साहब ने मधुबाला की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। कोर्ट में हुआ ये वाकया उस वक्त अखबारों की हर न्यूज़ की सुर्खियों में छा गया था। तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने इंसानियत दिखाते हुए अपना केस वापस ले लिया था। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रखी थी कि मधुबाला को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता अताउल्ला खान से माफ़ी मांगे, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में दोनों के जो रिश्ते थे उनमें कड़वाहट आ गई थी और दोनों में से कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं था। अभिमान और घमंड की ये लड़ाई इस हद तक जा पहुंची थी कि आखिर दोनों का 9 साल पुराना जो प्यार था वो ख़त्म हो गया था। दिलीप कुमार साहब ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी। उस बायोग्राफी में उन्होंने इस पंक्ति का जिक्र किया था कि मुगले आजम की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में की जब हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। फिल्म में हमारे होठों के बीच आने वाले पंख वाला जो क्लासिक सीन था वो उस वक्त शूट हुआ जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना भी पूरी तरीके से बंद कर दिया था। हमने फिल्म की शूटिंग 2 पेशेवर एक्टर्स की तरह की जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे, बस जो उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ साहब को किया था। ऐसा कहा जाता है कि 2 प्रोफेशनल एक्टरों के बीच असल जिंदगी में ऐसी कड़वाहट के बावजूद जिस तरीके से, जिस परफेक्शन से इन दोनों ने उस फिल्म की शूटिंग की थी, यानी कि मुगले आजम की शूटिंग की थी, लोग देख के हैरान हो गए थे कि यार इन दोनों की इतनी दुश्मनी चल रही है, उसके बावजूद भी इतना रोमांटिक सीन इन्होंने इतनी शिद्दत के साथ कैसे कर दिया। इन दोनों ने अपने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत के साथ फिल्म के हर फ्रेम को अपने डायरेक्टर के विज़न के हिसाब से बहुत खूबसूरत, बहुत आकर्षक और बहुत कामुक बनाने में कोई कसर इन दोनों कलाकारों ने नहीं छोड़ी थी, जबकि असल ज़िंदगी में ये दोनों बात तक नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ अपने उन्हीं डायलॉग को बोलते थे जो उनको स्क्रिप्ट में लिखकर दिए हुए थे। कहते हैं कि शहजादे सलीम का रोल निभाने वाले दिलीप कुमार साहब को एक सीन में अनारकली यानी कि मधुबाला को एक ज़ोरदार थप्पड़ मारना था। उस सीन के दौरान दिलीप कुमार साहब के मन में इतना गुस्सा भरा हुआ था, वो इस पर काबू नहीं कर पाए थे और मधुबाला को सच में उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया था। वो थप्पड़ इतना तेज़ था कि मधुबाला की आंखों में आंसू तक आ गए थे। इस सीन को फिल्म में इस तरह से लिया गया था कि ये सिनेमा जगत का मोस्ट आइकॉनिक सीन माना जाता है। इसके बाद एक ऐसा समय आया जब इस फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई और इसी के साथ ख़त्म हो गया मधुबाला और दिलीप कुमार साहब का जो प्यार भरा रिश्ता था, वो भी ख़त्म हो गया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को कभी पलट कर नहीं देखा था। तो साथियों, ये था दिलीप कुमार साहब और मधुबाला के जीवन से जुड़ा एक ख़ास किस्सा जो नया दौर और मुग़ल आज़म फिल्म का
एक गवाह बन बैठा है। तो इसी तरीके के और भी दिलचस्प किस्से लेकर मैं अगले एपिसोड में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जो हमारे नए दर्शक हैं उन्होंने अगर हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। जय हिंद।